यह है वो व्यक्ति जिसका नाम है प्रभाकरण। प्रभाकरण की कहानी कहां से शुरू होती है उसको समझने से पूर्व मैं यह बता दूं कि जिस व्यक्ति ने कहा है कि प्रभाकरण जिंदा है, वो व्यक्ति यहां पर आपके सामने यह दिखाई पड़ रहा है, और यह अपने आप में पाझा नेदुमारन नाम का व्यक्ति है, जो कि वर्ल्ड कन्फेडरेशन ऑफ तमिल का अध्यक्ष है। यानी यह व्यक्ति जिसने यह हाल ही में क्लेम किया है, यह कोई साधारण गली मोहल्ले का नेता नहीं है। यह वो व्यक्ति है जिसने एक बार वीरप्पन के द्वारा एक फिल्म स्टार को जब गिरफ्तार बंदी बना लिया गया था, तो यह नेता जाकर वीरप्पन से छुड़वाया था। कभी वीरप्पन की कहानी अलग से सुनाएंगे, लेकिन यह काफी प्रभावशाली नेता है। और जैसा आपने यहां देखा, कन्फेडरेशन ऑफ तमिल का अध्यक्ष है, दैट मींस यह कुछ ना कुछ मायने रखता है। और इसके द्वारा दिए गए बयान के बाद में जो वहां पर मतलब जो पार्टीज काम कर रही हैं, उसमें तमिलनाडु के अंदर जो कांग्रेस के चीफ हैं, कांग्रेस के तमिलनाडु कांग्रेस के चीफ KS अलगिरी ने कहा है कि इस खबर से मैं काफी खुश हूं। दैट मींस तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में प्रभाकरण फिर से वापस आ गए हैं। और तमिलनाडु के अंदर बैठे हुए कांग्रेस के नेता कहते हैं कि अगर प्रभाकरण जिंदा हैं तो हम इस बात से बहुत खुश हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कांग्रेस जो केंद्र सरकार की पार्टी है, केंद्र में जो एक बहुत बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, उसके इतने जिम्मेदार नेता के द्वारा यह कहा जाना कि अगर वो जिंदा होते हैं तो हमें बड़ी खुशी होगी, तो इसके अंदर क्या तर्कता है, सारी बातें आज के सेशन में हम समझने वाले हैं। आप यहां पर इस व्यक्ति के द्वारा दिया गया ट्वीट के अंदर जवाब ये आप देख सकते हैं। ये है पेजू नाजुमारन जिसने ये जानकारी दी है, पाझा नेदुमारन, और ये नेदुमारन के द्वारा पब्लिक में दी गई जानकारी, जिसमें इन्होंने कहा है कि लेट मी इंफॉर्म यू दैट ही, दैट मींस प्रभाकरण, इज सून गोइंग टू अनाउंस ए प्लान फॉर लिबरेशन ऑफ तमिल रेस, यानी कि तमिल लोगों की मुक्ति के लिए जल्दी ही प्लान लेकर प्रभाकरण आने वाले हैं। ऑल द तमिल पीपल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया भर में रहने वाले तमिल लोग जो हैं, शुड सपोर्ट हिम टुगेदर, सब लोग मिलकर उसका साथ दें। पेझा नेदुमारन जो प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड तमिल फेडरेशन के, उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बात कही गई है। साथियों, यह कितनी गंभीर बात हो सकती है, इसको समझने के लिए आज एक पूरी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, और उस कहानी के बाद में इस व्यक्ति के बयान को और इससे निकलकर निकली हुई बात को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। फिलहाल प्रभाकरण कौन है, हल्का सा बस इसका ब्रीफ ये जान लीजिए। प्रभाकरण LTTE लिट्टे, उसका वो अध्यक्ष जिसके प्रयास के माध्यम से राजीव गांधी की हत्या हुई थी, जिसने राजीव गांधी की हत्या की थी या करवाई थी। प्रभाकरण इंडिया आता है, दिल्ली में राजीव गांधी जी से मिलता है, मांग रखता है कि यदि श्रीलंकन सरकार हमें उसी तरह की भागीदारी दे जितनी हमारी पॉपुलेशन है, हमें उतना ही अच्छा मंत्री पद दे जो कि हमें डिजर्व करता है, तो हम सीज फायर को तैयार हैं। भारत की मध्यस्थता से आप यहां पर देख सकते हैं, जयवर्धने और राजीव गांधी जी की मध्यस्थता से लिट्टे और श्रीलंकाई सरकार के बीच समझौता होता है। 1987 में यह समझौता हो जाता है। अब जब यह समझौता आप टेबल पर होता हुआ देख रहे हैं, इससे यह प्रतीत होता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। जाफना से श्रीलंकाई फोर्सेस पीछे हट जाएंगी और लिट्टे जाफना में शांतिपूर्वक तरीके से रहने लगेगा। सीज फायर में चूंकि इंडिया मध्यस्थ था, तो यह एक्सेप्ट किया गया कि इंडिया की वजह से अब यहां पर लिट्टे के जो लोग हैं वो अपने हथियार छोड़ देंगे और वो मेन स्ट्रीम में श्रीलंका के अंदर राजनीतिक रूप से एंट्री करेंगे। भारत कुछ उसी प्रकार से मध्यस्थ बनकर प्रकट हुआ था। एक प्रकार से भारत ने लिट्टे का समर्थन नहीं अपितु तमिल लोगों का पक्ष लिया था और उनकी शांति के लिए लिट्टे से बात करके उनके हथियार डलवाए थे और वहां से श्रीलंकन फोर्सेस को वापस भिजवाया था। शांति स्थापित करने की इस प्रक्रिया को इंडिया लंका अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। आप इसे देख सकते हैं। 29 जुलाई 1987 को यह घटना हुई थी जिसमें इंडो श्रीलंका अकॉर्ड अंडरलाइंग द कमिटमेंट ऑफ इंडियन मिलिट्री असिस्टेंस, यहां पर यह निर्धारित किया गया कि भारत के द्वारा पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी जाएंगी। इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस IPKF श्रीलंका में भेजी जाएंगी, जो कि सेना के द्वारा तो वहां से वापसी कराएंगी और पीस कीपिंग फोर्सेस जाफना क्षेत्र के अंदर जो लिट्टे के लोग हैं उनसे हथियार सरेंडर करवाएगी ताकि वहां पर नागरिक अमन चैन कायम हो सके। यही से गलती होना शुरू होता है। भारत के द्वारा इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी जाती हैं। श्रीलंका के अंदर राजीव गांधी जी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान उन पर श्रीलंका के एक जो गार्ड ऑफ ऑनर देने वाला सैनिक था, उसने अपने राइफल की बट से राजीव गांधी जी पर हमला किया।
यह हमला यह बताने के लिए था कि मैं सिन्हले हूं और मैं आपके द्वारा कराए गए इस फैसले का समर्थन नहीं करता। इस वजह से आप यहां पर यह तस्वीर देखते हैं जिसमें बट से होता हुआ हमला आपको दिखाई पड़ता है। एक प्रकार से श्रीलंकन सिन्हले इस बात से कतई खुश नहीं थे जो पीस कीपिंग का काम करवाया गया था भारत के द्वारा। आम चुनाव में राजीव गांधी जी की सरकार गिरती है, बीजेपी जनता दल की सरकार के साथ वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। वीपी सिंह श्रीलंका से शांति सेना को वापस बुला लेते हैं कि यह शांति सेना में हमारा नुकसान ही हुआ है। एक तरह से भारतीय फोर्सेस जो शांति कराने गई थी उन्हें कुछ फायदा नहीं हुआ और उन्हें वापस लौटना पड़ा। इस वापस लौटने की घटना से एलटीटी को और मजबूती मिले। उसे लगा कि भारत की सेना हार कर पीछे गई है क्योंकि वो एलटीटी की गुरिल्ला रणनीति के सामने टिक नहीं पाई। भारतीय सेना की वापसी होती है। 1990 में अयोध्या के करीब कार सेवकों के ऊपर गोलीबारी किए जाने से बीजेपी ने अपना समर्थन इस पार्टी से वापस ले लिया, जिसके चलते हुए सरकार गिरती है। सरकार गिरती है, वीपी सिंह के बाद चंद्रशेखर की सरकार बनती है जो अल्पमत की सरकार होती है और उस दौरान चुनाव प्रचार चलते हैं। आपको मालूम होगा उस समय आर्थिक स्थितियां भारत की बिल्कुल सही नहीं थी। आपको याद होगा पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा उस समय एलपीजी रिफॉर्म 1991 में किए गए थे। खैर, अब इस दौरान क्या होने लगता है, चुनाव जब चल रहे हैं 1991 के दौरान चुनाव के लिए सभाएं हो रही हैं। इस दौरान सभाओं में राजीव गांधी जी के पक्ष में जनता का समर्थन बनता जा रहा है। राजीव गांधी जी का समर्थन बनने का बड़ा कारण क्या था कि तमिल लोगों को यह लग रहा था कि राजीव गांधी जी ने तो हमारे पक्ष में आने का काम किया था, लेकिन लिट्टे उन्हें धोखा दे दिया। इसी स्थिति में राजीव गांधी जी तमिलनाडु के अंदर जनसभाएं कर रहे थे। घटना का दिन आता है, एक तरफ राजीव गांधी जी हैं, एक तरफ प्रभाकरन आपको दिखाई पड़ रहा है। लिट्टे के द्वारा यह फील किया जाता है कि जनता का समर्थन राजीव गांधी जी के पक्ष में आ रहा है और अगर ऐसा हुआ तो राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे और अगर यह प्रधानमंत्री बने तो जो 1990 में सेना वापस बुलाई गई थी यह वापस इंटरफेरेंस करके लिट्टे का खात्मा करा देंगे। लिट्टे इस बात से डर गया, इस बात से डर गया, दैट मींस वो ये चाहता था कि अब राजीव गांधी दोबारा प्रधानमंत्री ना बने, भले ही इसके लिए उन्हें उनकी हत्या करनी पड़े। इस ऑपरेशन का नाम लिट्टे ने दिया ऑपरेशन वेडिंग। ऑपरेशन वेडिंग के अंदर एक आत्मघाती महिला को तैयार किया गया। 21 मई 1991 को जिस दिन राजीव गांधी जी की हत्या हुई उस दिन एक हमलावर, आत्मघाती हमलावर जिसका नाम था धनु, उसने अपने कमर पर बेल्ट में बम बनाए हुए थे, बांधे हुए थे, ढीला सा कुर्ता, बड़ा सा चश्मा पहन करके वो महिला नजदीक आती है राजीव गांधी जी के, उनके चरण छूती है और चरण छूते समय वो बटन दबाकर खुद को तो खत्म कर ही लेती है और भविष्य में बनने वाले प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी उस समय वहीं पर स्वर्गवास को प्राप्त होते हैं। ऐसी स्थिति में भारत अपना प्रधानमंत्री का जो उम्मीदवार था वो खोता है। इतना ही नहीं, एलटीटी के प्रति लोगों के अंदर एक द्वेष पैदा हो जाता है। स्थितियां क्या हो सकती हैं यह आपके मन में स्वाभाविक है। कई पत्रकारों ने इनके बारे में लिखा कि यह घटना से पहले इस आत्मघाती हमलावर ने रिहर्सल भी की थी। वो कई बड़े नेताओं की पार्टी में पट्टा बांधकर गई थी चेक करने के लिए कि क्या राजनेता के पैर छूने तक जाया जा सकता है, और वो सफल हुई थी। तभी जाकर के उसने तीसरे अटेम्प्ट में राजीव गांधी जी के पैर छूने के बहाने उनके पास जाकर बम फोड़ने का प्रयास किया। खबर छपती है न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर, राजीव गांधी इज असैसिनेटेड इन बॉम्बिंग एट कैंपेन स्टॉप इंडिया पुट ऑफ रेस्ट ऑफ वोटिंग। चुनावों का दौर था। सरकार के द्वारा दिए गए अपने जानकारी में रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने 1999 में बताया था कि श्रीलंका में भारतीय सेना के 1165 जवान शहीद हुए थे, 3009 जवान घायल हुए थे। इस दौरान सरकार को कुल 978 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था। जो कारगिल में हमारे शहीदों की संख्या थी उसका यह डबल था। साथियों, अब आपके मन में लिट्टे के प्रभाकरन के बारे में जानने की अंतिम जिज्ञासा बची होगी कि उसका खात्मा कब हुआ। वर्ष 2009 के अंदर एक न्यूज छपती है और वो न्यूज ये है कि श्रीलंका की सेना के द्वारा फिर से जो 2006 के अंदर शांति प्रक्रिया को खत्म करके, यानी लिट्टे और श्रीलंका सरकार के बीच की जो शांति थी जो कि राजीव गांधी जी के द्वारा कराई गई थी, उसे खत्म करते हुए श्रीलंका की सेना ने लिट्टे के खात्मे के लिए कदम उठाया। 2006 में चली हुई यह कार्रवाई 2009 तक चली और प्रभाकरन को गोली मार दी गई। प्रभाकरन की मौत के साथ ही एलटीटीई का अंत मान लिया गया, यानी 2009 में पूरी तरह से श्रीलंका एलटीटीई से मुक्त हो गया। यह जानकारी 2009 में ही समाप्त हो जाती है, लेकिन जैसे ही यह खबर वापस आती है कि प्रभाकरन जिंदा है, यह कयास लगने फिर से शुरू हो जाते हैं कि श्रीलंका में संभव है कि अस्थिरता आ सकती है। हालांकि श्रीलंका की सरकार के द्वारा इस बात का खंडन किया गया है
कि इट्स ए जोक, श्रीलंका डिसमिसेस तमिलनाडु के लीडर के द्वारा जो किया गया क्लेम है उसका श्रीलंका के द्वारा मना किया जाता है, खंडन किया जाता है कि यह गलत है। हमने जिस समय प्रभाकरण को मारा था उस समय उसके डीएनए के द्वारा पुष्टि कर ली थी कि यह प्रभाकरण ही है। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह पूरी कहानी जीरो से लेकर अंत तक समझ में आ गई होगी।